Hello guys, good morning to all of you and welcome to my channel मोनिका गर्ग क्लासेस। लास्ट वीडियो में हम गुडविल को डिस्कस कर रही थी, जहाँ पर हमने बात की कि गुडविल क्या होती है। एक कंपनी की रेपुटेशन, यानी उसने जो नाम कमाया है, जो उसको हेल्प करता है कुछ एक्स्ट्रा अर्न करने में, यानी सेम टाइप का प्रोडक्ट बनाने वाली जो दूसरी कंपनी है उनसे कुछ ज़्यादा अर्न करने में हेल्प करती है जो चीज़, वो होती है गुडविल। जैसे हमने एक बहुत फेमस कंपनी का एग्जांपल लिया कैडबरी का, कि कैडबरी की चॉकलेट्स अगर हम देखें सिर्फ नाम से ही इतनी और कोई चॉकलेट नहीं बिकती जितनी की कैडबरी बिक जाती है, जस्ट बिकॉज उसका नाम है। यानी सबको क्या है, उसकी क्वालिटी पर, उसके ऊपर विश्वास है। तो वो विश्वास किसने बनाया है? उस कंपनी के ओनर ने, जो उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी है उसने बनाया है। उसी को हमने बात की थी गुडविल कहते हैं। फिर हमने बात की कि ये गुडविल किन किन चीज़ों की वजह से अफेक्ट होती है, यानी कंपनी की पोजीशन क्या है, कैसी क्वालिटी है, कितना प्राइस चार्ज कर रही है, मैनेजमेंट कैसी है, किस जगह पे बिज़नेस है, यानी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कंट्रीब्यूट करती हैं उस गुडविल को बनाने में। लास्टली हमने बात की थी नीड के बारे में, कि हमें गुडविल की वैल्यू करने की ज़रूरत पड़ती क्यों है। यानी बेसिकली जब एक पर्सन क्या कर देता है, दूसरे को अपना बिजनेस ट्रांसफ़र कर देता है या किसी पर्सन को अपने अंदर मिला लेता है, तो इसका मतलब क्या है, वो आने वाला पर्सन उसकी गुडविल का फ़ायदा उठाने वाला है। तो उसकी बनाई गई इज्जत कोई और फ़ायदा उठाएगा तो बदले में कुछ तो मिलना चाहिए। से कैडबरी का जो ओनर है, अगर उसको आप ख़रीदने लग जाओ, ओनर को नहीं, कैडबरी को ख़रीदना है, कैडबरी की कंपनी को आपने ख़रीद लिया, तो इसका मतलब उसके ओनर ने जो इसका नाम बनाने में जितनी भी मेहनत की, उसका फ़ायदा कौन उठाने वाला है? आप उठाओगे। क्यों क्यों उठाओगे आप? मेहनत उसने की, फ़ायदा आप उठाओगे। क्योंकि देखो, हमेशा के लिए तो हम नहीं कह सकते कि मान लो आपने कैडबरी को ख़रीद लिया, तो कुछ टाइम तो ऐसा होगा ना कि आपका ये जो नाम है ये इतना फेमस है कि आप चाहे कितनी भी गंदी चॉकलेट बना लो, लेकिन क्योंकि ये नाम मार्केट में है तो कुछ टाइम तो लोग खरीदेंगे। से आपने आज चॉकलेट खरीदी, ठीक है, मान लो मैं आई आपकी शॉप पे, मैंने खरीदी, चाहे मुझे टेस्ट पसंद, एक बार तो मैं खरीद के ले गई, उसके बाद भी मुझे टेस्ट पसंद नहीं आया, तो मुझे ऐसे लगेगा कि भाई नहीं, कैडबरी तो हमेशा अच्छी होती है, जल्दी से मेरा विश्वास हिलेगा नहीं, हो सकता है मैं दोबारा भी खरीदूँ। यानी कुछ टाइम तक, हमेशा नहीं हो सकता, क्योंकि थोड़े टाइम बाद आपकी क्वालिटी अगर हमेशा गंदी ही रही, दोबारा वो टेस्ट पसंद नहीं आया, तो धीरे धीरे के करके कस्टमर शिफ्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे। बट कुछ टाइम तक तो क्या मिलेगा, कैडबरी के नाम का फ़ायदा आपको मिलेगा। पर क्यों मिला? मेहनत तो उसकी थी ना, जिसने इस कंपनी को खड़ा किया। तो देखो, कुछ टाइम के बाद से मान लो 2 साल है, कि 2 साल हमें लग रहा है कि कैडबरी के नाम जितना मार्केट में बना हुआ है, 2 साल तक अगर कोई इस कंपनी को ख़रीदता है तो उसको नाम का फ़ायदा मिलेगा। उसके बाद जो कस्टमर होंगे वो डिपेंड करेंगे कि आप उन्हें चॉकलेट कैसी प्रोवाइड कर रहे हो, कि वो आपकी शॉप पे आएंगे या नहीं आएंगे। तो अगर 2 साल आप उनकी मेहनत का फ़ायदा उठाने वाले हो, तो क्या आपको, आपका नहीं बनता हक कि आप उनको क्या करो, कुछ दो? हक नहीं, हक तो उनका बनेगा। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि आप क्या करो, उन्होंने मेहनत की थी तो उन्हें कुछ दो। तो जो उन्हें दिया जाता है डैट इज़ गुडविल। देखो, गुडविल तो नाम है, हमने बात की थी कल, एक गुडविल परचेज भी होती है और एक नॉन परचेज भी होती है। परचेज यानी जिसके लिए आपने कुछ पेमेंट की, तो ये जो केस है, ये जो केस है जहाँ पर क्या किया आपने, कैडबरी की बनी बनाई इज्जत को खरीद ली, ये कौन सा केस है? परचेज गुडविल का है ना, कि आपने किसी की इज्जत पैसे देकर खरीद ली। इज्जत यानी जो कंपनी की उसकी रेपुटेशन थी, वो आपने क्या की, पैसे देकर खरीद ली। नॉन परचेज है, आपने बनाई है, उसके लिए हमें किसी को पेमेंट नहीं करनी होती, इसीलिए हम उसको बैलेंस शीट में दिखाते भी नहीं। बेसिकली आपने किसी को कुछ पे करना तब पड़ेगा जब आप उसकी गुडविल को खरीद रहे हो, और उसको पे कितना करना है, इसी चीज़ के लिए हम क्या करते हैं, वैल्यूएशन करते हैं गुडविल की। यानी आपने उसके नाम का कितना फ़ायदा आपको मिलने वाला है, उसके लिए आपको ये मेज़र करना पड़ेगा कि उसकी जो गुडविल है, जो उसका नाम है, वो कितने का है, तभी तो आप पेमेंट करोगे ना उसे। और उसी को चीज़ को करने को हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कहते हैं, कि किसी पर्सन की मार्केट में जो एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी है, उसकी वैल्यू क्या है, कितना फ़ायदा हमें उसके ओनर की वजह से मिलेगा, उसी को कहते हैं टोटल गुडविल ऑफ फर्म। तो बेसिकली कल हमने बात की थी, इस गुडविल को कैलकुलेट करने के 5 मेथड्स हैं, जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। फर्स्टली एवरेज प्रॉफिट मेथड,
then super profit method, capitalization method, purchase consideration method, एंड लास्टली हम बात करेंगे एन्यूटी मेथड की। एक एक करके डिस्कस करेंगे, कोई जल्दी नहीं है, डिटेल में बात करेंगे सबके बारे में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो देखो, एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या कहता है कि आप एवरेज प्रॉफिट मेथड आपको क्या कहता है कि आप गुडविल को वैल्यू करो। गुडविल को वैल्यू करने की बात कर रहे हैं हम, उसी का मेथड है ये। गुडविल को वैल्यू करो किसके बेस पर? एवरेज प्रॉफिट। कौन सा एवरेज प्रॉफिट? पास्ट ईयर के, यानी पिछले सालों में आपने जितना प्रॉफिट कमाया है। से अगर हम कैडबरी की बात कर रहे थे तो कैडबरी ने पिछले सालों में जितना प्रॉफिट कमाया है उसके एवरेज के अकॉर्डिंग गुडविल को मेजर कर। अब हमने पिछले सालों को क्यों लिया, क्यों एवरेज किया उनको? तो देखो, एवरेज प्रॉफिट की कंसेप्ट इसीलिए यूज़ की जाती है क्योंकि बेसिकली हम सामने वाले को पे क्या कर रहे हैं, फ्यूचर में हमें उसकी वजह से जो फ़ायदा होगा, जितनी अर्निंग उसकी वजह से होगी, उसी की पेमेंट हम कर रहे हैं गुडविल के नाम से। तो फ्यूचर में प्रॉफिट, फ्यूचर के प्रॉफिट आप आज कैसे बता सकते हो कि कितने होंगे? बेसिकली आप सिर्फ एक एस्टीमेट लगा सकते हो, और वो एस्टीमेट कैसे लगेगा? पास्ट के बेस पे, यानी पिछले सालों में उसने जितने प्रॉफिट कमाए होंगे उसी का लगभग, उसी के अंदाज़ा उसका नेक्स्ट ईयर में प्रॉफिट होगा। यानी अगर हमें कम ज़्यादा भी होंगे तो बेसिकली हम मान के चलेंगे कि उसकी वजह से हमें उतना फ़ायदा होगा जितना वो पिछले सालों में कमाता आया है। इसीलिए हम क्या करते हैं, पास्ट प्रॉफिट को लेते हैं। फिर दूसरी बात कि हम काफ़ी सारे साल क्यों लेते हैं, एक साल क्यों नहीं ले लेते कि पिछले साल जितना प्रॉफिट हुआ था उतनी गुडविल दे दो? क्या ज़रूरत है इतना झंझट करने की, पिछले सालों के, कई सालों के प्रॉफिट लो, उनका एवरेज निकालो, ये सब करने की क्या ज़रूरत है? तो बेसिकली देखो, एक साल कभी भी इतना रिलायबल रिजल्ट नहीं देगा जितना क्या अगर आप एवरेज लोगे। यानी से पिछला साल है 2020, अगर आप किसी कंपनी की सेल फ्यूचर की सिर्फ इस बेस पे कैलकुलेट करोगी कि 2020 में कितनी सेल हुई थी, तो क्या वो वैलिड बेस होगा? क्या कोरोना की वजह से, कोविड की वजह से उसकी सेल ऊपर नीचे नहीं हुई होगी? तो हो सकता है एक ईयर ऐसा रहा हो जिस वजह से कुछ ऐसा रहा हो उसमें कि वो एक रिलायबल बेस ना बन सके। इसीलिए एक साल की बजाय मल्टीपल ईयर्स को लिया जाता है कि पिछले कुछ सालों में, हो सकता है किसी एक साल बहुत ज़्यादा किसी वजह से प्रॉफिट हो गया और किसी साल एक साल बहुत कम हुआ हो, तो आप किसी एक साल को मत लो, पिछले 3-4 साल जितने का डाटा आपको दिया होगा, जितना अवेलेबल है, एक रिलायबल ईयर्स डिसाइड कर लिए जाएंगे, उनका एवरेज लो। यानी सबको ऐड करो, सबका एवरेज लो और उसको क्या कर दो, उससे आपकी गुडविल की वैल्यू आ जाएगी एक साल की। एक साल की आएगी कि फ्यूचर में एक साल में कितना प्रॉफिट हम अर्न करेंगे। फिर गुडविल की वैल्यू नहीं आई है, ये वैल्यू आई हमारी कि फ्यूचर में एक साल में हमें कितना प्रॉफिट मिलेगा। फिर हमें ये देखना है, अभी हमने बात की थी कि हमें कितने साल तक उनका फ़ायदा मिलेगा। अगर हमें उनकी गुडविल का फ़ायदा 2 साल तक मिलेगा और एक साल में फ़ायदा उनकी, एक साल में उनकी वजह से 2 लाख प्रॉफिट होगा, तो इसका मतलब 2 लाख एक साल में प्रॉफिट होता है, 2 साल तक फ़ायदा मिलेगा, इसका मतलब फर्म की टोटल गुडविल हो गई 4 लाख। देखो, समझना, देखो आपको करना क्या है, पहले हम फॉर्मूले को डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं उनकी चीज़ों को, आपको इन चीज़ों को दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ कि एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या कहता है। एवरेज प्रॉफिट मेथड में जो वैल्यू ऑफ गुडविल होती है, वैल्यू ऑफ गुडविल, वो किसके बराबर होती है? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेस्ड। तो यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट क्या है कि पिछले सालों में आपने कितना एवरेज प्रॉफिट कमाया है। यानी से आपको बोला गया है कि 2018 में आपके प्रॉफिट 2 लाख थे, 2019 में 1 लाख थे और 2020 में 1.5 लाख थे। तो इनका एवरेज कैसा निकाला जाएगा? प्रॉफिट ऑफ 2018
प्लस प्रॉफिट ऑफ 2019 प्लस प्रॉफिट ऑफ 2020, सभी ईयर्स के प्रॉफिट को ऐड किया जाएगा और जितने नंबर ऑफ़ ईयर थे, टोटल नंबर ऑफ़ ईयर 3 थे, उस 3 से इसको डिवाइड किया जाएगा। यानी एवरेज प्रॉफिट हमारा रहा 1.5 लाख। यानी एक साल में हमें क्या होगा, उस कंपनी की गुडविल की वजह से 1.5 लाख का फ़ायदा होगा। तो वो तो होगा हमारा एवरेज प्रॉफिट। दूसरी बात है नंबर ऑफ़ ईयर परचेज, यानी कितने सालों की गुडविल हम खरीद रहे हैं, बेसिकली कितना फ़ायदा, कितने सालों तक हम उसकी गुडविल का फ़ायदा मिलेगा। से आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2 साल की गुडविल परचेज कर रहे हो तो मल्टीप्लाई 2, यानी टोटल गुडविल हो गई हमारी 3 लाख की। बहुत ही सिंपल मेथड है और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला गुडविल में मेथड है। हमने क्या किया, एवरेज प्रॉफिट लिए। एवरेज प्रॉफिट क्यों लिए, क्योंकि फ्यूचर में कितने प्रॉफिट होंगे वो कहीं ना कहीं किस चीज़ से पता चलेगा, पिछले सालों के प्रॉफिट से। यानी हम क्या करेंगे, पिछले सालों के प्रॉफिट लेंगे और एक साल अच्छा बेस नहीं देता, इसलिए पिछले सालों का एवरेज लेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ़ ईयर परचेज से, यानी कितने साल की गुडविल परचेज की है। नंबर ऑफ़ ईयर परचेज आपको क्वेश्चन में ऑलवेज गिवन होगा और एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना पड़ेगा। एवरेज प्रॉफिट निकालना बहुत सिंपल है, जितने भी सालों का प्रॉफिट दिया गया है उन सभी को ऐड किया जाएगा और जितने नंबर ऑफ़ ईयर्स थे उससे डिवाइड कर दिया जाएगा। से मान लो आपके पास 2 ही साल का डाटा होता, 2014 में 2 लाख और 2015 में 3 लाख। तो हम कैसे निकालते, 2 लाख प्लस 3 लाख 5 लाख और टोटल नंबर ऑफ़ ईयर कितने थे, 2 थे, तो नंबर ऑफ़ ईयर 2 थे, यानी पर साल हमें प्रॉफिट लगभग 2.5 लाख। ये हो गया हमारा एवरेज प्रॉफिट और उस एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ़ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करोगे तो आप पहुंच जाओगे वैल्यू ऑफ गुडविल पे। एक एग्जांपल ले लेते हैं। वैसे तो ये प्रॉफिट जो होंगे इन पर हमें कुछ एडजस्टमेंट भी लगानी पड़ती हैं, पर उस पर बाद में आते हैं। पहले एक सिंपल एग्जांपल लेके इस मेथड को क्लैरिफाई कर। एग्जांपल है एक्स लिमिटेड परचेज गुडविल ऑफ वाई लिमिटेड। यानी एक्स लिमिटेड ने गुडविल खरीदी किसकी, वाई लिमिटेड की। वाई लिमिटेड के पास पिछले सालों में प्रॉफिट होते आए हैं। 2015 में उसके पास प्रॉफिट थे 1 लाख के, 2016 में उसके प्रॉफिट रहे 3 लाख, 2017 में 2 लाख और 2018 में भी 2 लाख। 4 साल का डाटा आपको दिया हुआ है। नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको दिए हुए हैं 3 और आपको क्या निकालनी है, गुडविल की वैल्यू। ठीक है, तो देखो कैसे निकालोगे। गुडविल, बेसिकली वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। हमेशा फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं, फॉर्मूला लिखने के इम्पैक्ट अच्छा जाता है, नंबर भी अच्छे मिलते हैं। सबसे पहले हमने लिखी कि गुडविल हमारी एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज होती है। नंबर ऑफ ईयर परचेज इज ऑलरेडी गिवन, नंबर ऑफ ईयर परचेज इज ऑलरेडी गिवन कि वो कितना है, 3 है। नाउ फाइंड आउट एवरेज प्रॉफिट। नाउ फर्स्टली कैलकुलेट लिख लो। मैं एक क्वेश्चन आपको वैसे बता रही हूँ कि नाउ फर्स्टली कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट, या वी विल कैलकुलेट, जो भी लिखना चाहो आप। तो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू टोटल ऑफ पास्ट ईयर प्रॉफिट, टोटल ऑफ पास्ट ईयर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो करेंगे, यानी प्रॉफिट ऑफ 2015 प्लस 2016 प्लस 17 प्लस 2018 डिवाइडेड बाय 4। अब करो इनको ऐड, 1 लाख प्लस 3 लाख प्लस 2 लाख प्लस 2 लाख, यानी ये टोटल आएगा 8 लाख। तो 8 लाख डिवाइडेड बाय 4, यानी एवरेज प्रॉफिट आ गया हमारा 2 लाख। एवरेज प्रॉफिट 2 लाख आ गया। नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 थे, तो गुडविल आ गई 2 लाख मल्टीप्लाई 3 यानी 6 लाख। देखो क्या मुश्किल था इसमें,
आपको प्रॉफिट्स दिए हुए थे, उनको टोटल किया, नंबर ऑफ़ ईयर 4 थे, डिवाइड किया, एवरेज प्रॉफिट आ गया 2 लाख, नंबर ऑफ़ ईयर परचेज आपको डायरेक्ट गिवन थे कि 3 है, उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो हम क्या आ गए, टोटल गुडविल पे आ गए, जो कि आ गई हमारी 6 लाख। बहुत सिंपल है। लेकिन जो ये प्रॉफिट्स दिए होते हैं, कई बार इनके ऊपर एडजस्टमेंट भी होती है। एडजस्टमेंट का मतलब क्या है कि देखो, हो सकता है पास्ट में कोई ऐसा इवेंट हुआ हो जो एबनॉर्मल, अब एबनॉर्मल इवेंट मान लो कि पिछले साल से बाढ़ आ गई, ठीक है, किसी कंपनी के पिछले साल प्रॉफिट बहुत ज़्यादा कम हुए, क्यों, क्योंकि वहाँ पर बाढ़ आ गई। तो क्या हम फ्यूचर के प्रॉफिट भी ये सोच के एस्टिमेट करें कि उस साल भी बाढ़ आएगी? बाढ़ पिछले साल आई थी, उसका इम्पैक्ट हम फ्यूचर की सेल पे कैसे डाल दें? यानी बेसिकली आप कैसे ये कह सकते हो कि पास्ट में जो आपकी सेल डिक्रीज़ हुई बाढ़ की वजह से, उतनी ही सेल डिक्रीज़ हुई ही फ्यूचर में होगी। आपको फ्यूचर में तो कौन सी सेल लेनी है, जो होगी। अब फ्यूचर में कोई अनप्रेडिक्टेबल इवेंट होगा, उसको हम आज नहीं गैस कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस इवेंट की वजह से हमारे प्रॉफिट पे जो इफेक्ट पड़ा होगा। बेसिकली मान लो ये काम 2017 में हुआ था बाढ़ वाला, तो मान लो 50,000 का हमारा बाढ़ की वजह से लॉस हुआ था। तो अगर 50,000 का बाढ़ की वजह से लॉस हुआ होगा, तो उस साल के प्रॉफिट हमारे 50,000 से कम हो गए होंगे। अगर वो बाढ़ ना ही होती तो हमारे प्रॉफिट 2 लाख के ना होकर 2.5 लाख के होते शायद। तो हमें क्या करना है, एग्जैक्ट प्रॉफिट लेने हैं वो एबनॉर्मल इवेंट को हटा के। तो इसका मतलब नुकसान हुआ था तो तब हमने लेस किया होगा, अब क्या कर देंगे, उसको वापस ऐड कर देंगे। ठीक उसी तरीके से कोई एबनॉर्मल फ़ायदा हुआ होगा, कोई एबनॉर्मल बेनिफिट हुआ होगा हमें पास्ट ईयर में, तो हम नहीं मानेंगे कि वो फ्यूचर में भी होगा, उसके इफ़ेक्ट को भी आपको दूर करना है। से मान लो कोई लैंड बेची आपने जिस पर आपको 40,000 का फ़ायदा हो गया, तो क्या लैंड अगले साल भी बिकेगी, उस साल भी फ़ायदा होगा? हमें तो बेसिकली नॉर्मल ऑपरेशन के अकॉर्डिंग लेना है। तो उस साल मान लो इस साल में वो लैंड बेची थी तो 40,000 का फ़ायदा हुआ होगा, तो इस साल के जो प्रॉफिट है 3 लाख के, इसमें वो 40,000 ऐड होंगे, नहीं होने चाहिए थे, लेस कर दो। यानी बेसिकली आपको करना क्या है, क्या क्या चीज़ों की रिकॉर्डिंग होगी वो भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट मेन मोटिव क्या है हमारा कि हमें फ्यूचर के प्रॉफिट प्रेडिक्ट करने हैं। तो अगर हमें लग रहा है कि फ्यूचर में कोई खर्चा ऐसा है जो पास्ट में हुआ था पर फ्यूचर में नहीं होगा, तो उस खर्चे को पहले लेस किया होगा वापस ऐड कर दो। कोई इनकम है जो पास्ट में होती आई थी, अब लग रहा है नहीं होगी, तो क्यों रखनी है उसको लेस कर दो। या फिर आपको ये दिया हुआ है कि कोई फ्यूचर में आपको खर्चा लग रहा है होगा जो आज तक नहीं होता आया था, तो अब होगा, तो इसका मतलब प्रॉफिट डिक्रीज होंगे, उस खर्चे को लेस करो। फ्यूचर में लग रहा है कोई इनकम होगी जो आज तक नहीं होती थी, इनकम होगी तो आपकी ऐड होगी वो चीज़। यानी फ्यूचर की जो चीज़ें हमें दी हुई हैं उन चीज़ों को हमें अपने प्रॉफिट्स में एडजस्ट करना पड़ेगा। यानी जो हम प्रॉफिट लेंगे एवरेज निकालने से पहले, जो ये हैं, इनको हम क्या करेंगे, पहले एडजस्ट करेंगे, फिर जो एडजस्टेड प्रॉफिट आएंगे उन्हीं का एवरेज निकाला जाएगा। अब डिटेल में बात करते हैं कि कौन कौन सी एडजस्टमेंट जो है प्रॉफिट के ऊपर की जाती है। एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट, जिसे हम फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट भी बोलते हैं। यानी फ्यूचर में हमें क्या लग रहा है कि हमारे प्रॉफिट कितने मेंटेन हो पाएंगे, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स। तो देखो एवरेज प्रॉफिट में क्या क्या एडजस्टमेंट की जाएंगी ताकि वो क्या हो सके, फ्यूचर के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो सके। फर्स्ट है एबनॉर्मल गेन, कि अगर पिछले सालों में आपको कोई एबनॉर्मल गेन हुआ था जो नॉर्मली अगर नहीं होता, तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। यानी जैसे अभी हमने कहा था कि अगर क्या है, आपने कोई लैंड बेची जिससे आपको फ़ायदा हुआ था, तो अगर पिछले साल में लैंड बेचने से फ़ायदा हुआ था, 2017 में हमने बात की, मान लो 2 लाख के प्रॉफिट थे, उस साल आपको लैंड बेचने से 20,000 का फ़ायदा हुआ था, तो अब क्या है, फ्यूचर में हम नहीं कह सकते वो फ़ायदा होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस फ़ायदे को उस साल के प्रॉफिट से हटाना पड़ेगा। एबनॉर्मल गेन था, उस टाइम ऐड किया होगा, तो अब क्या कर दिया, लेस। सेकेंडली एबनॉर्मल लॉस,
यानी अगर आपको कोई ऐसा लॉस हुआ है जो नॉर्मली नहीं होता, जैसे अभी हमने बोला था कि बाढ़ आ गई या फिर कोई भी मान लो भूकंप आ गया या कुछ भी जो नॉर्मल नहीं है और उस वजह से आपके बिज़नेस को कुछ लॉस हो गया है, तो हम नहीं मानेंगे कि अगले साल भी होगा। मान लो आपके गोडाउन में चोरी हो गई, तो क्या आप ये मानोगे कि गोडाउन में चोरी होने की वजह से 20,000 का लॉस हुआ था, जिस वजह से हमारे प्रॉफिट कम हुए थे, तो अगले साल भी उसका इफेक्ट रहेगा और अगले साल भी हमारे प्रॉफिट कम होंगे। अरे चोरी तो इस बार हुई है, अगली बार का कैसे कह रहे हो आप। तो बेसिकली अगर कोई एबनॉर्मल लॉस हुआ है तो लॉस हुआ था तो तब लेस किया होगा, यानी पिछले साल में। अब क्या है, उसका इफेक्ट रिमूव करना है उस चीज़ को, तो उसको वापस ऐड कर देंगे। इससे 30,000 था, ऐड कर दिया। पहले लेस किया होगा, अब कोई चीज़ लेस की हुई है उसके इफेक्ट को रिमूव करना है तो वापस ऐड करेंगे, तभी तो क्या होगी, वो कैंसिल होगी ना। तो बेसिकली लॉस था तो पहले लेस किया होगा, इसीलिए अब उसको वापस ऐड कर दिया। Thirdly, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। तो देखो असेट साइड में एक इन्वेस्टमेंट दिखाई जाती है। वो क्या होती है कि हमने क्या किया है, बाहर पैसा लगाया, यानी हमारी फर्म ने क्या कर दिया, किसी और कंपनी के शेयर खरीद लिए। तो एक बात बताओ, मान लो कैडबरी कंपनी हम लेके चल रही थी, अगर कैडबरी वाले गूगल वालों के कुछ शेयर खरीद ले तो क्या उसका कैडबरी के बिजनेस से कोई रिलेशन है। बेसिकली हम निकाल रहे हैं, हमने खरीदा क्या है, उनकी गुडविल खरीदी है ना, उनके बिजनेस की। अब उनकी गुडविल का इस इन्वेस्टमेंट से क्या लेना देना है। बेसिकली हमें जो गुडविल निकालनी है वो उस पर्टिकुलर कंपनी के जिसकी हम बात कर रहे हैं उसके ऑपरेशनल बिजनेस से, यानी जो उसका मेन बिजनेस है, मेन एक्टिविटी है, उनके रिलेशन में निकालनी है। इसीलिए अगर क्या है, हमें कोई भी इनकम क्या है इन्वेस्टमेंट से, किसी और जगह पे हमने इन्वेस्टमेंट की थी वहाँ से हुई है, तो उसको भी हमें प्रॉफिट में इंक्लूड नहीं करना है। इनकम है तो पहले से ऐड हुई होगी, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, उसे भी लेस करना पड़ेगा। फोर्थली, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। देखो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या ऑपरेटिंग इनकम, ऑपरेटिंग मतलब बेसिकली एक्टिविटी कौन सी होती है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब होता है जो बिजनेस से जुड़ी हुई है। जैसे अभी हमने बोला था कि गूगल वाली एक्टिविटी हमसे रिलेटेड नहीं है, हमारे सिर्फ जो कैडबरी के बिजनेस से रिलेटेड है वो हमारे लिए ऑपरेटिंग है। यानी जो आपका मेन बिजनेस है उससे जुड़ी हुई एक्टिविटी ऑपरेटिंग होती है, बाकी सारी नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ होती हैं। तो अगर आपको कोई भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम हुई थी, जैसे इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट भी वैसे नॉन ऑपरेटिंग इनकम ही होती है, बट इसके अलावा भी मान लो आपकी कोई प्रॉपर्टी है जिस पर आपको रेंट मिला, तो हमें यहाँ पर बिजनेस से रिलेटेड इनकम लेनी है, तो आप इस रेंट को भी नहीं लोगे क्योंकि ये इनकम है, पहले से ऐड होगी, इसको अब क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। यानी आपको ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि पहले अगर नॉन ऑपरेटिंग इनकम कोई दी हुई है तो इसका मतलब वो पहले ऐड मिलेगी, तो अब हमें अगर उसको हटाना है तो उसको लेस करना है। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट है, पहले ऐड मिलेगी, इनकम थी तो प्रॉफिट्स में, अब हमें क्या करना है, उसको हटाना है तो लेस करना है। फिर इसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एक्सपेक्टेड टू इनकर्ड इन फ्यूचर, एक्सपेक्टेड टू इनकर्ड इन फ्यूचर। यानी अगर कोई ऐसा एक्सपेंसेस है जो ऑपरेटिंग है, यानी बिजनेस से जुड़ा हुआ है, लेना तो है, अगर वो हमें लग रहा है कि वो क्या होने वाला है, फ्यूचर में अकर होने वाला है, यानी अभी तक वो खर्चा नहीं होता था लेकिन अब वो होगा। मान लो हमने ये सोचा है कि अगले साल से हम क्या करेंगे, अपने स्टॉक को इंश्योरेंस करवाएंगे, यानी नुकसान हो जाता है हर बार स्टॉक का, तो इस बार हम क्या करेंगे, उसको इंश्योरेंस करवाएंगे और इंश्योरेंस का खर्चा साल का 4,000 होगा। ठीक है, अब फ्यूचर में खर्चा होने वाला है तो फ्यूचर के प्रॉफिट को रिड्यूस करेगा। देखो यहाँ पर उल्टा कंसेप्ट मत लगा देना कि एक्सपेंसेस हैं तो ऐड कर दो, ये मत करना। फ्यूचर के एक्सपेंसेस हैं कि फ्यूचर में होंगे, अगर फ्यूचर में होंगे तो फ्यूचर के प्रॉफिट को क्या करेंगे, कम करेंगे, तो हमने क्या कर दिए, लेस कर दिए। इसके बाद इनकम एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर, अगर कोई इनकम है जो अभी तक हमें नहीं होती लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे से वो इनकम हमें होगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको ऐड करना पड़ेगा। यानी मान लो आपने सोच लिया कि मान लो मैनेजर रखा हुआ है हमने, अगले साल से हमें मैनेजर की ज़रूरत नहीं है, या फिर हमें लग रहा है कि अभी तक हम उसको 4,000 देते थे, अब हमें 3,000 लेने वाला मिल गया है, तो उससे क्या होगा, हमारे 1,000 रुपये बचेंगे, वो बचेंगे तो फ्यूचर के प्रॉफिट इंक्रीज़ होंगे। जिन जिन चीज़ों से फ्यूचर के प्रॉफिट बढ़ेंगे सबको ऐड कर दो, जिनसे घटेंगे उन सबको लेस कर दो।
इसके बाद है स्टॉपेज ऑफ फ्यूचर अर्निंग, यानी कोई अर्निंग है जो हमें आज तक होती आई है लेकिन अब क्या है फ्यूचर में वो नहीं होगी। तो अगर वो नहीं होगी तो इसका मतलब फ्यूचर के प्रॉफिट इतनी उसकी वजह से डिक्रीज़ होंगे। कोई अर्निंग आज तक होती आई थी, अब फ्यूचर में नहीं होगी, तो फ्यूचर में नहीं होगी तो क्या होंगे, उसकी वजह से फ्यूचर के प्रॉफिट कम हो जाएंगे। अमाउंट मैं ऐसे ही लिख रही हूँ कुछ भी, जस्ट मेरा पर्पज़ आपको समझाना है कि ऐड होगा या लेस होगा। इसके बाद है मैनेजीरियल रेमुनरेशन। तो देखो मैनेजीरियल रेमुनरेशन यानी जो आप मैनेजर को देते हो, अगर वो इंक्रीज़ होगी, यानी पिछले साल मान लो 2000 थी, आगे से वो 3000 होगी, तो हमारे खर्चे बढ़ेंगे तो फ्यूचर के प्रॉफिट कम होंगे। और इसकी बजाय रिवर्स होगा कि पहले 3000 थी अब 2000 लगेंगे, यानी कम होगी तो फ्यूचर के जो इनकम है वो बढ़ेगी। जिससे खर्चे बढ़ेंगे वो लेस कर दो, जिससे इनकम बढ़ेगी वो ऐड कर दो। और लास्ट एक चीज़ और जो ध्यान रखनी है वो है इनकम टैक्स, कि जो भी हम ये प्रॉफिट लेंगे ना सालों का, ये सारा का सारा आफ्टर इनकम टैक्स लेंगे, यानी सब जितने भी प्रॉफिट्स हैं उन सबको एवरेज किया जाएगा। और एवरेज करने के बाद करंट रेट पे, पुराने रेट नहीं देखेंगे कि हम 2015 में टैक्स रेट क्या थी, 16 में क्या थी। जिस साल हम गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं उस साल जो टैक्स की रेट है उससे क्या करेंगे, उस एवरेज प्रॉफिट के ऊपर टैक्स लगाएंगे। फिर जो हमारे पास प्रॉफिट बचेगा, इसका मतलब उतना फ़ायदा मिलेगा हमें, क्योंकि देखो टैक्स हमारा फ़ायदा नहीं है, वो गवर्नमेंट का फ़ायदा है। हम तो सामने वाले को कितनी पेमेंट करेंगे, जितना फ़ायदा उसकी वजह से हमें होने वाला है। तो बेसिकली एवरेज प्रॉफिट में से टैक्स को लेस करेंगे, फिर जो प्रॉफिट बचेगा वो होगा हमारा एवरेज प्रॉफिट, उसको नंबर ऑफ़ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम पहुँच जाएंगे हमारी वैल्यू ऑफ गुडविल पे। अब एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें एडजस्टमेंट भी है और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो, पहले क्वेश्चन को समझते हैं फिर इसको करेंगे। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ मिस्टर एस एक्स डिस्क्लोज द फॉलोइंग रिजल्ट, यानी एक्स है कोई मिस्टर एक्स, उसका प्रॉफिट एंड लॉस आपको दिया हुआ है। 2017 में उसको 1 लाख के प्रॉफिट हुए हैं, 2018 में 2 लाख के हुए हैं, 2019 में 1,70,000 के हुए हैं। एक्स इंटेंड टू सेल द बिजनेस टू वाई, एक्स सोच रहा है कि वो अपना बिजनेस वाई को बेच दे। एसरटेन द अमाउंट ऑफ गुडविल आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द फॉलोइंग फैक्टर्स, आपको गुडविल की वैल्यू निकालनी है और नीचे दिए गए फैक्टर्स को भी कंसीडर करना है। प्रॉफिट्स ऑफ 2017 इंक्लूड अ स्पेक्यूलेटिव प्रॉफिट ऑफ 20,000, यानी स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे मान लो आपने लॉटरी वगैरह में पैसे लगाए थे, या कोई भी ऐसा प्रॉफिट जो क्या है नॉर्मली अकर नहीं होता। तो देखो अगर वो नॉर्मली अकर नहीं होता तो हम फ्यूचर में नहीं सोच सकते कि अकर होगा, तो इसको क्या करना पड़ेगा, लेस। पहले एक बार सारे ईयर्स के प्रॉफिट लिख लेते हैं ताकि हम साथ के साथ कर सकें। 2017 के हमें दिए हुए हैं 1 लाख, 18 की हमें दिए हुए हैं 2 लाख, और 2019 के हमें दिए हुए हैं 1,70,000। अब इन्होंने बोला कि प्रॉफिट्स 2017 के में एक स्पेक्यूलेटिव प्रॉफिट इंक्लूड है 20,000 का, बट स्पेक्यूलेटिव प्रॉफिट हमें नहीं लेने होते, यानी एक एबनॉर्मल प्रॉफिट है, तो एबनॉर्मल प्रॉफिट नहीं लेना, पहले ऐड किया होगा, अब क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। आप इसके साथ लिख के भी दिखा सकते हो कि ये क्या था, एबनॉर्मल गेन था, या स्पेक्यूलेटिव प्रॉफिट भी लिख सकते हो। सेकेंड इन्होंने बोला प्रॉफिट ऑफ 2018 वर रिड्यूस बाय 30,000 ड्यू टू लॉस बाय फायर, कि 2018 के प्रॉफिट हमारे 30,000 से कम हो गए थे क्योंकि हमारे क्या लग गई थी, फायर लग गई थी, आग लग गई थी, जिससे हमारा लॉस हो गया था। यानी 2018 में हमारा 30,000 का लॉस हुआ था आग की वजह से। तो देखो ये एबनॉर्मल लॉस है, यानी हर साल हम नहीं सोच सकते कि होगा, तो इसको क्या करना पड़ेगा, तब लेस किया होगा, एक्सपेंसेस था तो खर्चा था, लॉस था, अब क्या कर देंगे, ऐड, यानी 2018 के प्रॉफिट में 30,000 ऐड कर देंगे लॉस बाय फायर के नाम का। उसके बाद इन्होंने बोला द प्रॉपर्टीज़ वर नॉट इंश्योर्ड, प्रॉपर्टीज़ हमने इंश्योरेंस नहीं करवाया हुआ उनका, एंड इट वॉज थॉट प्रूडेंट टू इंश्योर द बिजनेस इन फ्यूचर, और हम सोच रहे हैं कि फ्यूचर में हम क्या किया करेंगे, इंश्योरेंस करवाया करेंगे, और जो प्रीमियम क्या है वो क्या होगा, हर साल 4,000 रुपये खर्चा होगा। तो देखो दो ऑप्शन हैं, या तो आप हर साल में से 4,000 को लेस कर दो क्योंकि अब तो हर साल होगा, या फिर हम क्या करेंगे, इस कंसेप्ट को छोड़ दो, जो एवरेज प्रॉफिट आएंगे हमारे उसमें से 4,000 को हमें लेस करना है, ये हम याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद द
एग्जिस्टिंग टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट हैज़ एक्सपायर्ड, यानी हमने एक टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था, अब जो एक्सपायर हो गया है, एंड वाई विल हैव टू पे 2000 पर मंथ इन प्लेस ऑफ 1200 पर मंथ, यानी वाई को अब कितने रुपए देने पड़ेंगे, 2000 रुपये हर महीने के देने पड़ेंगे, जो कि पुराने कॉन्ट्रैक्ट में 1200 रुपये पर महीना देते थे। यानी एक पहले से कॉन्ट्रैक्ट हुआ था टेनेंसी का, जिसके रिगार्डिंग हमें 1200 रुपये पर महीना देना पड़ता था, लेकिन अब वो एक्सपायर हो गया है और अब वाई को क्या करने पड़ा करेंगे, हर साल 2000 रुपये देने पड़ेंगे। तो देखो पहले 1200 देता था, अब 2000 देने पड़ेंगे, यानी 800 रुपये पर मंथ, यानी पूरे साल की अगर बात करें तो 12 × 800 9600 का खर्चा उसका बढ़ गया, यानी एक एक्सपेंसेस बढ़ गए उसके 9600 के एक्सपेंसेस बढ़े हैं, तो क्या होंगे, ये भी माइनस होंगे। यानी एवरेज प्रॉफिट में से जो चीज़ें ये फ्यूचर की हैं इनको हम एवरेज प्रॉफिट से लेस करेंगे, और जो बाकी इंडिविजुअल जगह सालों की है वो उनमें से लेस करेंगे। वैसे हम इन सबको सब में से लेस कर देते तो भी आंसर सेम आता, बट हम सब में लेस करने की मेहनत नहीं करेंगे, हम लास्ट में रखेंगे इन दोनों चीज़ों को। इसके बाद आगे इन्होंने बोला है वाई विल नॉट नीड द सर्विस ऑफ एक्स मैनेजर, यानी एक्स का जो मैनेजर है उसकी सर्विस की वाई को ज़रूरत नहीं है। हु इज़ टू पेड अ सैलरी ऑफ 3000, यानी एक्स का एक मैनेजर है जिसको एक्स 3000 रुपये पर मंथ देता आया है, अब वाई को उसकी ज़रूरत नहीं है। अब वाई को उसकी ज़रूरत नहीं है तो इसका मतलब वाई को फ़ायदा हो गया, उसको मैनेजर को सैलरी नहीं देनी पड़ेगी। 3000 रुपये एक महीने की लेता है वो, यानी टोटल कितने लेगा, 36,000 रुपये लेगा साल के, 3000 पर मंथ, तो 12 महीने के 36,000 हो गए, यानी एक्स के जो लगते थे अब वो वाई के नहीं लगेंगे, तो 36,000 बच गए उसके, यानी उसके प्रॉफिट 36,000 से इंक्रीज़ हो जाएंगे। फिर इन्होंने बोला ही विल सुपरवाइज बिजनेस हिमसेल्फ, एट प्रेजेंट ही इज़ सर्विंग इन अ प्राइवेट कंपनी। एट प्रेजेंट जो वाई है वो क्या कर रहा है, एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा है जहाँ पर उसे 4000 पर महीने की सैलरी मिलती है, विच पोस्ट ही शैल हैव टू रिज़ाइन, जिसको क्या करना पड़ेगा, उसे रिज़ाइन करना पड़ेगा, क्योंकि अब वो बिज़नेस खुद संभाल रहा है, मैनेजर नहीं रख रहा है, तो अब उसे वो खुद संभालने के लिए अपनी पुरानी जॉब छोड़नी पड़ेगी। तो देखो पुरानी जॉब छोड़नी पड़ रही है तो उसको क्या लॉस होगा, 4000 रुपये एक महीने का, यानी 12 महीने का टोटल 48,000 का लॉस उसे हो जाएगा। तो 48,000 से हमारे इनकम कम हो जाएगी। यानी बेसिकली ये नहीं है कि बिजनेस से रिलेटेड उसके प्रॉफिट और उस पर्टिकुलर बिजनेस में उसको कितना प्रॉफिट होगा कितना लॉस होगा, हमें सारी चीज़ें लेनी है। तो देखो हमने यही किया। 2017 में जो स्पेक्यूलेटिव प्रॉफिट थे उसकी वजह से हमारे क्या कर दिया, हमने उसको लेस कर दिया, यानी प्रॉफिट बच गए हमारे 80,000 के। उसके बाद 2018 में प्रॉफिट हो गए हमारे 2,30,000 के, और 2019 में 1,70,000 के। तो देखो क्या रहा, ये हो गई 80,000, 2,30,000, 1,70,000, यानी टोटल प्रॉफिट हो गए हमारे 80,000 प्लस 2,30,000 प्लस 1,70,000, यानी 4,80,000। इसका हमने एवरेज किया। एवरेज करने के लिए नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देते हैं। 3 साल थे, 2017, 18 और 19, टोटल आया था हमारा 4,80,000। तो 4,80,000 डिवाइडेड बाई 3, यानी ये आ गया हमारा 1,60,000। अब इस 1,60,000 में एडजस्ट करेंगे ये सारी चीज़ें, चारों चीज़ एडजस्ट करेंगे। देखो लेस कर देंगे जो एक्सपेंसेस हमें फ्यूचर में देने पड़ेंगे, क्या क्या, इंश्योरेंस प्रीमियम देना पड़ेगा 4,000 का, एडिशनल रेंट देना पड़ेगा 9600 का, ये भी लेस कर दिया, और वाई को रेमुनरेशन नहीं मिलेगी अब 48,000 की, ये तीनों चीज़ लेस कर दी। अब हमारे पास 1,60,000 में से ये तीनों लेस किए तो बच गए 98,400। अब मैनेजर को सैलरी नहीं देनी पड़ेगी तो 36,000 बच गए, वो क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो अब हमारे पास एवरेज प्रॉफिट जितने फ्यूचर में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आ गए 1,34,400। हमें बोला गया था गुडविल हैव टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 3 ईयर्स, कि आपको पिछले 3 सालों के प्रॉफिट को एवरेज करना है, जो हमने कर लिया। और गुडविल कितने ईयर की परचेज है, 2 ईयर की। 2 ईयर की परचेज है, यानी 1 साल की 1,34,400 है, तो 2 सालों की कितनी हो जाएगी, 2,68,800। आई होप क्लियर हुआ होगा। सिर्फ आपको क्या करना है, फ्यूचर में जो जो चीज़ें आपके
खर्चे को बढ़ाएंगी उनको लेस करना है, और जो जो चीज़ें आपकी इनकम को बढ़ाएंगी उनको ऐड करना है। फिर जो प्रॉफिट्स आएंगे उनको एवरेज करना है। एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ़ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी जितने सालों की गुडविल खरीदी है तो हमारे पास आ जाएगी टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन पे जाने से पहले एक चीज़ हमें समझनी पड़ेगी, और वो क्या कि देखो बेसिकली अभी तक हमने क्या किया, सिंपली जितने भी सालों के प्रॉफिट थे उनका एवरेज निकाल दिया। लेकिन अगर क्या हो रहा है कि कंपनी के प्रॉफिट कॉन्टीन्यूसली बढ़ रहे हैं, सिर्फ बढ़ने की बात कर रही हूँ मैं, कॉन्टीन्यूसली घट रहे हैं उस चीज़ की बात नहीं कर रही हूँ। यानी अगर आपको क्वेश्चन में ऐसे प्रॉफिट दिए गए हैं जो आपको दिख रहे हैं कि वो हर साल बढ़ रहे हैं, तो उस केस में आप सिंपल एवरेज यूज़ नहीं कर सकते। अभी जो हमने किया वो सिंपल एवरेज था जिसको हम यूज़ नहीं कर सकते अगर प्रॉफिट इंक्रीजिंग ट्रेंड शो कर रहे हैं। इंक्रीजिंग ट्रेंड मान लो 2018 में 1 लाख थे, 19 में 1,20,000 हो गई, और 2020 में 1,40,000 हो गई। यानी देखो किसी भी साल ऐसा नहीं गया कि बीच में कम हुए हों, प्रॉफिट क्या गए हैं, बढ़ते ही गए हैं। तो अगर प्रॉफिट बढ़ते ही जा रहे हैं तो उस केस में हम एवरेज प्रॉफिट सिंपल एवरेज यूज़ ना करके वेटेड एवरेज का यूज़ करते हैं। वेटेड एवरेज का मतलब क्या है कि आप क्या करोगे, जो नंबर ऑफ़ ईयर्स हैं उनको वेट्स असाइन करोगे। वेट्स का मतलब होता है इम्पोर्टेंस। अब देखो ऑब्वियस सी बात है, अब कंपनी के प्रॉफिट हर साल बढ़ रहे हैं तो चांसेस हैं नेक्स्ट ईयर भी बढ़ेंगे। तो उस टाइम जो बिज़नेस को बेच रहा है, 1 मिनट के लिए लगा लेते हैं, कोई बेच रहा है, वो क्या चाहेगा कि अब उसके प्रॉफिट अगले साल भी बढ़ने वाले हैं, तो ज़्यादा इम्पोर्टेंस इस साल को दी जाए कि इस साल के मुकाबले भी वो बढ़ेंगे एज़ कम्पेयर टू इस साल। तो इसी को बोला जाता है वेट्स देना। तो बेसिकली वेट्स देने में किया क्या जाता है, एक सेकेंड इनको लिख लेते हैं। वेट्स देने में हम क्या करते हैं, जो सबसे पुराना ईयर होता है उसे सबसे कम इम्पोर्टेंस देना चाहते हैं, और जो सबसे रिसेंट ईयर होता है उसे सबसे ज़्यादा। तो 1 से शुरू हो जाते हैं पुराने सालों में और क्या दे देते हैं, वेट्स दे देते हैं। इससे होगा क्या, बेसिकली हम क्या करेंगे, प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी हमने क्या किया, 1 लाख को एक बार लिखा, 1,20,000 को 2 बार लिखा, यानी इसको एक टाइप से यही लिखा है ना, 1,20,000 प्लस 1,20,000 2,40,000 हो गए, यानी मल्टीप्लाई किया बेसिकली, और 1,40,000 को 3 बार किया। और इनका जो टोटल होगा उसको भी हम 3 से डिवाइड नहीं करेंगे। बेसिकली देखो अब ये 3 साल के प्रॉफिट नहीं रह गए, ये बेसिकली 6 साल के प्रॉफिट हो गए। इसको 3 बार लिख लिया, इसको 2 बार, इसको 1 बार। इसका मतलब यही है मल्टीप्लाई करने का मतलब। तो अब हम क्या करेंगे, जो आपके वेटेड टोटल प्रॉफिट हैं उनको डिवाइड करेंगे टोटल वेट से। ये हमारे टोटल वेट्स हैं, टोटल वेट से डिवाइड करेंगे टोटल वेटेड प्रॉफिट्स को, तो हमारे पास आएगा वेटेड एवरेज। यानी देखो इसको हमने एक टाइप से 3 गुना कर दिया, यानी इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दी कि 3 पिछले, एक टाइप से ये लगा लो कि हमने ऐसे लिख दिया। इसका मतलब ये हो गया 2018 1 लाख, 2019 1,20,000 1,20,000, 2020 1,40,000 1,40,000 1,40,000। यानी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको दे दी, रिसेंट ईयर को। इससे क्या होता है, रिसेंट ईयर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिल जाती है, उसके प्रॉफिट का ज़्यादा इम्पैक्ट आता है एवरेज पे, क्योंकि उसको 3 बार लिखा गया है एज़ कम्पेयर टू पिछले साल। तो अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वेटेड एवरेज यूज़ करना है तो करना ही है, लेकिन ज़रूरी नहीं है दिया हो। अगर आपको प्रॉफिट सीधा दिए गए हैं और वो जो प्रॉफिट्स हैं वो इंक्रीजिंग ट्रेंड में हैं, तो ये चीज़ आपको खुद देखनी पड़ेगी कि अगर इंक्रीजिंग ट्रेंड में है तो हमें क्या है, सिंपल एवरेज यूज़ ना करके वेटेड एवरेज को यूज़ करना है। और अगर ये डिक्रीज़ हो रहे हैं तब नहीं करना है, यानी ये कभी ऊपर कभी नीचे जा रहे हैं तो भी नहीं करना है, नीचे ही नीचे आ रहे हैं तो भी नहीं करना है। सिर्फ इंक्रीज़ हो रहे हैं हर साल तो हमें वेटेड एवरेज का यूज़ करना है। क्वेश्चन देखो इसका, P लिमिटेड प्रपोज टू परचेज द बिजनेस कैरिड ऑन बाय C। यानी C एक बिजनेस चलाता है, P लिमिटेड सोच रहा है कि उसके बिजनेस को खरीद ले।
गुडविल फॉर दिस पर्पज इज एग्रीड टू बी वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज, यानी नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 हैं ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट। इन्होंने बोल दिया आपको कि आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है पिछले 4 सालों का। वेट्स आपको दिए हुए हैं, 2011-12 में आपको 1 यूज़ करना है, 12-13 में 2, 13-14 में 3 और 14-15 में 4। नहीं भी दिए होते तो पुराने साल को 1 से शुरू करते हैं और लेटेस्ट ईयर तक हम 1, 2, 3, 4 ऐसे ही जाते हैं। प्रॉफिट्स दिए हुए हैं आपको चारों सालों के, 2011-12 में 20,200 हैं, 12-13 में 24,800 हैं, 13-14 में 20,000 हैं और 14-15 में 30,000 हैं। ऑन द स्क्रूटनी ऑफ अकाउंट्स द फॉलोइंग मैटर्स आर रिवील्ड। जब हमने अकाउंट्स को चेक किया तो हमें ये चीज़ें पता चली। इन सब चीज़ों की एडजस्टमेंट, जो हमें एडजस्टेड प्रॉफिट करने होते हैं, इनकी एडजस्टमेंट आपको करनी है और फिर क्या करनी है आपको, उसके अकॉर्डिंग गुडविल निकालनी है सी के बिजनेस की। बेसिकली हम क्या कर लेंगे, सारे साल हैं हमारे पास, 12-13 लिख लेते हैं, थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़ के लिख लेते हैं, 13-14 लिख लेते हैं, 14-15, 11-12 से स्टार्ट करना था, चलो इनको कट कर देते हैं। बेसिकली हमें 2011-12, 12-13 चारों साल ले लिए हमने। इसके बाद चारों सालों के प्रॉफिट लिख लेते हैं, हमें जितने दिए हुए हैं। इन्होंने हमें दिया है कि आपके पास 2011-12 के प्रॉफिट हैं 20,200, 12-13 की हैं 24,800, 13-14 की हैं 20,000 और 14-15 के 30,000, 20,000 एंड 30,000। अब इनके ऊपर जो एडजस्टमेंट लगानी है वो कर लेते हैं, पढ़ते जाते हैं। पहले इन्होंने बोला ऑन 1 दिसंबर 2013, तो देखो पहले देख लेते हैं दिसंबर 2013 कहाँ आया होगा। यहाँ पर तो बेसिकली क्या आया होगा, अप्रैल 2012 से लेके मार्च 2013, यहाँ पर आया होगा मार्च 2013 से लेके अप्रैल 2013 से लेके मार्च 2014, यानी दिसंबर 2013 इस साल में आया होगा। ये लोग बात कर रहे हैं 2013-14 की। वहाँ पर क्या हुआ है, ऑन 1 दिसंबर 2013 अ मेजर रिपेयर वॉज मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ प्लांट में हमने एक बड़ी रिपेयर करवाई थी जिस पर हमारा 6,000 का खर्चा हुआ था। विच अमाउंट वाज चार्ज टू रिवेन्यू, जिसको क्या कर दिया गया, रिवेन्यू में चार्ज कर दिया गया, यानी प्रॉफिट एंड लॉस में उसको लिख दिया। रिवेन्यू एक्सपेंसेस आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, कैपिटल एक्सपेंसेस डायरेक्ट बैलेंस शीट में जाते हैं कैपिटल। तो आपने क्या किया है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में डाल दिया 6,000 का खर्चा। द सेड सम इज एग्रीड टू बी कैपिटलाइज फॉर गुडविल कैलकुलेशन, और हमने क्या डिसाइड किया है, गुडविल को कैलकुलेट करते टाइम हम इसको कैपिटल मानेंगे, कैपिटलाइज करेंगे, यानी इसको रिवेन्यू एक्सपेंसेस ना मान के कैपिटल एक्सपेंसेस मानेंगे। तो देखो रिवेन्यू एक्सपेंस माना था तो प्रॉफिट एंड लॉस में खर्चे की तरह दिखाया होगा, लेकिन अब क्या है, क्योंकि हम इसे कैपिटलाइज मान रहे हैं, इसका मतलब हमें रिवेन्यू में नहीं दिखाना चाहिए था, प्रॉफिट एंड लॉस में इसको माइनस नहीं करना चाहिए था। तो अब क्या कर देंगे, इसको वापस ऐड कर देंगे। देखो दोबारा बता रही हूँ, उन्होंने क्या बोला, एक मेजर रिपेयर हुई थी जिसको पहले हमने रिवेन्यू एक्सपेंसेस माना था। बेसिकली रिवेन्यू एक्सपेंसेस और रिवेन्यू इनकम हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं। और अगर कोई कैपिटल खर्चा होता है, कैपिटल खर्चे क्या होते हैं, जैसे मान लो आपने प्लांट परचेज किया, तो हम उसकी प्लांट परचेज को प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं लेके जाते ना, वो कैपिटल एक्सपेंस होता है, उसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं कि हमारे पास प्लांट आ गया सेट के अंदर। तो अब ये क्या कह रहे हैं, वैसे तो हमने एक बड़ी सी रिपेयर करवाई थी जिसको हमने रिवेन्यू में लिखा था, लेकिन अब हमने सोचा कि गुडविल को कैलकुलेट करते हुए उसे हम कैपिटल एक्सपेंस मानेंगे, कैपिटल खर्चा मानेंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं दिखाना चाहिए था। तो पहले दिखाया होगा तो 6,000 एक्सपेंसेस की तरह माइनस किए होंगे, अब फ्यूचर में उसका इम्पैक्ट हमें नहीं रखना तो उसको वापस ऐड कर दिया। फिर इन्होंने आगे क्या बोला, सब्जेक्ट टू द एडजस्टमेंट ऑफ 10% पर एनम डेप्रीसिएशन, यानी अब कैपिटल एक्सपेंस माना है, यानी जैसे प्लांट खरीदा कैपिटल एक्सपेंस है, तो ऐसे ही उसकी रिपेयर हुई है, तो अब क्या है, वो 6,000 हमने असेट में बढ़ा दिए होंगे प्लांट के अंदर, तो अब क्या है, उन्होंने बोला है उसके ऊपर 10% डेप्रीसिएशन भी लगाना है। और डेप्रीसिएशन कहाँ जाता है, डेप्रीसिएशन तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है। ये 6,000 के एक्सपेंसेस तो नहीं जाने थे इसलिए वापस ऐड कर दिए, लेकिन अब डेप्रीसिएशन जो पहले नहीं गया था अब वो जाएगा, तो उससे क्या होंगे, प्रॉफिट कम होंगे, तो हमें डेप्रीसिएशन लगाना पड़ेगा। और डेप्रीसिएशन आपको दिया हुआ है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से आपको लगाना है। तो देखो कितना लगेगा, ये ट्रांजैक्शन हुई है हमारी 1 दिसंबर 2013 को।
पहले हम लगाएंगे 1 दिसंबर 2013 से लेके मार्च 2014 तक का, यानी 6,000 पे 10% 4 महीने का। 4 ही महीने रह गए, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। ये आ गया 200 रुपये। ये 200 रुपये डेप्रीसिएशन के हैं, तो डेप्रीसिएशन की वजह से क्या होगा, प्रॉफिट कम होंगे, लेस कर दिया। अब डेप्रीसिएशन ये तो है नहीं, 1 साल लग गया, अगले साल नहीं लगेगा, अगले साल भी लगेगा। रिड्यूसिंग वैल्यू मेथड से है, 6,000 की वैल्यू थी, 200 डेप्रीसिएशन लग गया, तो अगले साल में हमारा गया होगा ये प्लांट 5800 रुपये। तो 5800 का 10% और पूरे साल का ही लगेगा, तो ये आ जाएंगे 580 रुपये। तो अगले साल का प्रॉफिट इस डेप्रीसिएशन की वजह से 580 रिड्यूस होगा। देखो, डेप्रीसिएशन रिवेन्यू एक्सपेंसेस नहीं मानने थे तो वापस ऐड कर दिया कि पहले लेस किया होगा, लेकिन अब क्या है, कैपिटल मानना है, तो इन्होंने बोला है आपके उसके ऊपर डेप्रीसिएशन लगाना है। तो अब पहले तो रिवेन्यू मानना था तो डेप्रीसिएशन नहीं लगाया होगा, अब कैपिटल मान रहे हैं तो रिवेन्यू, अब उसको क्या करना पड़ेगा, डेप्रीसिएशन लगाना पड़ेगा। और डेप्रीसिएशन से क्या होता है, प्रॉफिट रिड्यूस होता है, तो इसलिए हमने क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। पहले साल में 1 दिसंबर से मार्च 2014 तक का लगाया, 6,000 पे 10%, 4 महीने का 200 रुपये आ गया। फिर रिड्यूसिंग वैल्यू मेथड था, तो 6,000 में से 200 लेस करके अगले साल में 5800 वैल्यू गई होगी, उसके ऊपर हमने क्या लगाया, 10% पूरे साल का लगाया, तो 580 से हमारा प्रॉफिट रिड्यूस हुआ। इसके बाद सेकंड पे आ जाओ, द क्लोजिंग इन्वेंट्री फॉर द ईयर 2012-13, यानी इस साल का 2012-13 का जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो ओवर वैल्यूड पाया गया 2400 रुपये से, यानी स्टॉक जितना है उससे 2400 हमने ज़्यादा लिखा हुआ है। तो देखो, अगर स्टॉक हमने ज़्यादा लिखा हुआ है, अगर स्टॉक हमने 2400 से ज़्यादा लिखा हुआ है, तो प्रॉफिट हमारे 2400 से कम लिखे हुए होंगे। कैसे? बेसिकली होता क्या है कि मान लो आपने सेल की 10,000 रुपये की, टोटल आपने जो सामान बनाया था उस पर आपका खर्चा हुआ था 7,000, ठीक है। अब इसमें से कुछ सामान आपने सेल कर दिया होगा और कुछ आपका स्टॉक में पड़ा होगा। अगर मैं ये कह रही हूँ कि स्टॉक में मेरा 2,000 पड़ा है, तो इसका मतलब खर्चे 5,000 के हुए हैं, 10,000 की सेल हुई है, 5,000 के खर्चे हुए हैं, प्रॉफिट आ गया 5,000 का। इसकी बजाय अगर मैं स्टॉक को बढ़ा के लिख दूँ कि 3,000 का स्टॉक बचा हुआ है, तो फिर खर्चे कितने दिखेंगे, 4,000 ही दिखेंगे, क्योंकि टोटल तो 7,000 ही हुए हैं। तो इसका मतलब 4,000 के खर्चे और प्रॉफिट कितना दिखेगा, 6,000। 5,000 की बजाय प्रॉफिट बढ़ा हुआ दिखेगा, कितने से, जितने से मैंने स्टॉक को बढ़ा के लिखा। तो इन्होंने यही बोला है कि आपने क्या किया है, 2012-13 में मिला हमें कि हमने जो स्टॉक है 2400 से ओवर वैल्यू लिखा हुआ है, ज़्यादा लिखा हुआ है, तो इसकी वजह से हमारे प्रॉफिट कम हुए होंगे। अब वो 2400 से हमारे प्रॉफिट बढ़ जाएंगे, उसको ऐड कर दो। अब यहाँ का क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ का ओपनिंग स्टॉक भी रहा होगा, यहाँ पर प्रॉफिट उसकी वजह से बड़े होंगे, तो यहाँ के प्रॉफिट क्या हुए होंगे, यानी यहाँ पर बेसिकली पहले इसकी वजह से हमारे ओवर वैल्यू की वजह से कम हुए होंगे, तो अब हमने वापस ऐड कर दिए कि प्रॉफिट बढ़ा दो, और यहाँ पर प्रॉफिट बढ़ाए हैं, तो अगले साल में क्या होगा, रिवर्स होगा, क्योंकि यहाँ के प्रॉफिट क्या दिखे होंगे, हमें कम दिखे, ज़्यादा दिखे होंगे, अब हमें क्या करने हैं, कम करने हैं। यानी बेसिकली ओवर वैल्यू लिखा हुआ है तो प्रॉफिट क्या है, हमें कम दिख रहे होंगे, सॉरी कम दिख रहे होंगे, उल्टा लिख गई मैं ही। देखो हम क्या बात कर रहे थे, हम ये कह रहे थे कि अगर स्टॉक आपने ज़्यादा लिखा हुआ है तो प्रॉफिट आपका ज़्यादा दिख रहा होगा। अगर प्रॉफिट ज़्यादा दिख रहा होगा तो हमें क्या करना है, उसे नॉर्मल पे लेके आना है, इसलिए उसको माइनस किया। कंसेप्ट सही समझ किया था हमने, लिखने में गड़बड़ कर दी कि बेसिकली क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है, ज़्यादा लिखा हुआ है, तो प्रॉफिट भी ज़्यादा लिखे हुए होंगे, हमें उसे नॉर्मल पे लेके आना है। इसका मतलब 2400 से प्रॉफिट कम करेंगे तो प्रॉफिट नॉर्मल पे आ जाएंगे, और यहाँ पर प्रॉफिट माइनस किए हैं तो अगली बार में ऐड करोगे। यहाँ के प्रॉफिट ज़्यादा दिखे होंगे तो यहाँ के कम भी दिखे होंगे, तो यहाँ के ज़्यादा दिखे थे तो कम करने के लिए माइनस कर दिया, और यहाँ के कम दिखे थे तो ज़्यादा करने के लिए वापस ऐड कर दिया। इसके बाद इन्होंने बोला टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एंड एनुअल चार्जेस ऑफ 4,800 शुड बी मेड फॉर द पर्पज़ ऑफ गुडविल वैल्यूएशन, यानी मैनेजमेंट के जो खर्चे हैं उनको खर्च पूरा करने के लिए आपको 4,800 रुपये और खर्च करने पड़ेंगे, ये हमने माना है। तो देखो 4,800 रुपये खर्च करने पड़ेंगे आगे फ्यूचर में, तो तीनों में से 4,800 लेस कर देंगे।
वेटेड एवरेज में मोस्टली हम पहले ही कर लेते हैं, एवरेज करने के बाद नहीं करते। बेसिकली हमने क्या कर दिया, तीनों में कर दिया। वैसे अगर आप बाद में भी करोगे तो भी आंसर सेम आएगा, डिफरेंट नहीं होगा, बट हम कैलकुलेशन बार बार ना करनी पड़े इसलिए साथ में ही कर लेते हैं। बट आप बाद में करो या अलग अलग करो, आंसर पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। बेसिकली हमने क्या किया, मैनेजमेंट के खर्चे अब 4800 के और होने वाले हैं तो 4800 सब में से लेस कर दिया। अब इसके बाद बस ये 3 ही एडजस्टमेंट थी, हो गई हैं हमारी सारी एडजस्टमेंट। जो हमने ऐड किया था, जो लेस किया था, उनको ऐड लेस करके देखो। आपको ऐसे नहीं करना है जैसे मैं कर रही हूँ कि प्लस माइनस कर दो। आप प्रॉपर लिखोगे स्पेस छोड़ छोड़ के कि 2011-12 में इतने प्रॉफिट हैं, उसमें ये चीज़ ऐड की है, ये लेस किया है। आपको सारी चीज़ें प्रॉपरली लिखनी है। तो देखो सबकी कैलकुलेशन करते हैं। इसके आएंगे 15,400, इसकी तीनों चीज़ों को करके आएगा 17,1600, यहाँ पर आएगा 23,400 एंड ये आएंगे 24,620। अब हमें क्या करने थे, वेट्स यूज़ करने थे। वेट्स हमें कहा गया था 1, 2, 3, 4 ऐसे करने हैं। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली 15,400 को 1 से डिवाइड करेंगे, 17,600 को 2 से, 23,400 को 3 से और 24,620 को 4 से। जो आएंगे उन सबको टोटल करेंगे, टोटल करके आएगा 2,19,280। ये आ गए आपके एवरेज प्रॉफिट। इसको डिवाइड करना है हमें किससे, टोटल ऑफ वेट से। टोटल वेट कितने हैं, 1 + 2 + 3 + 4 यानी 10, यानी 2,19,280 जो आपका प्रोडक्ट आया था, जिसको हम टोटल वेटेड प्रॉफिट्स भी कह सकते हैं, उसको डिवाइड करेंगे टोटल वेट से। तो हमारे पास आ गए एवरेज प्रॉफिट 21,928। और गुडविल हमें दी गई थी कि नंबर ऑफ ईयर परचेज है 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तो हमारी टोटल गुडविल आ गई 65,784, 65,784। मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं। आपको सिर्फ समझना है कि किस वजह से प्रॉफिट इंक्रीज़ होंगे, किस वजह से डिक्रीज़ होंगे, उनको एडजस्ट करोगे। जो रिजल्ट आएगा उनका एवरेज करोगे, अगर इंक्रीजिंग ट्रेंड है तो वेटेड एवरेज करोगे, और नंबर ऑफ़ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आप गुडविल की फिगर पर पहुँच जाओगे। आई होप आपको समझ में आया होगा ये मेथड। प्रैक्टिस भी करके ज़रूर देखना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। आप मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हो ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच।